हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नर्सिंग करियर 24/7। बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का। और आज फाइनली हमारे रीनल सिस्टम की लास्ट क्लास होने वाली है, जिसके अंदर हम सीकेडी के बारे में पढ़ने वाले हैं, किडनी डिजीज के बारे में, किडनी फेलियर के बारे में, एंड लास्टली पढ़ेंगे किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में। किडनी ट्रांसप्लांट के रिजेक्शंस भी होते हैं, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। सो दिस इज द लास्ट क्लास ऑफ रीनल सिस्टम। फटाफट से आ जाओ, सभी बच्चे ज्वाइन कर लो। आ जाओ भाई, फटाफट जल्दी से स्टार्ट करेंगे और फटाफट से इस सिस्टम को खत्म करेंगे आज। अच्छा जी, चलो आंसर देना स्टार्ट कर दिया सबने। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको जैसे दिख ही रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली अर्ली सीकेडी में इनमें से कौन सा सिम्टम देखने को नहीं मिलता लेकिन एडवांस्ड सीकेडी, सीकेडी मतलब क्रॉनिक किडनी डिजीज, एडवांस सीकेडी में देखने को मिलेगा, अर्ली सीकेडी में देखने को नहीं मिलता है। अब बताओ कौन सा सिस्टम है वो। नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रॉनिक अनीमिया। देखो भाई, मैंने तुम्हें पहले ही किडनी के नॉर्मल फंक्शंस के बारे में बता ही दिया था कि किडनी जो है वो एरिथ्रोपोइटिन रिलीज करती है। अगर किडनी फेल हो गई तो ये नहीं रिलीज होगा, जिसकी वजह से आरबीसी की फॉर्मेशन नहीं होगी, तो अनीमिया देखने को मिलेगा। दूसरी बात, किडनी जो है वो विटामिन डी को एक्टिवेट करती है, जो कि कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन कराता है। किडनी फेल हो गई, विटामिन डी एक्टिवेट नहीं होगा, किडनी कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो हाइपोकैल्शीमिया देखने को मिलेगा। किडनी जो है वो यूरिन का फॉर्मेशन करती है। किडनी फेल हो गई, यूरिन का फॉर्मेशन नहीं होगा, बॉडी के अंदर वेस्ट बढ़ेगा, यूरिक एसिड भी बढ़ेगा, तो बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगा या मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। तो भाई कंडीशन जाएगी आपके मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। क्यों जाएगी? क्योंकि देखो भाई, वैसे तो इसमें एसिडोसिस देखने को मिलता है, फोस्फेट का लेवल जो है वो बढ़ जाता है ब्लड के अंदर, तो फिर ये एल्कलोसिस कैसे देखने को मिलेगा? कि अर्ली सीकेडी में तो नहीं देखने को मिल रहा है लेकिन लेट में देखने को मिल रहा है, और ये देखने को मिल रहा है कैसे? लेकिन बॉडी में तो वेस्ट बढ़ेगा ना, वेस्ट में यूरिक एसिड भी बढ़ता है, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। तो भाई इसका फंडा क्या है? तो भाई आंसर जाएगा आपका डी। अब इसका फंडा ये है कि स्टार्टिंग के अंदर आपको बिल्कुल मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलता है, क्योंकि जो जीएफआर है वो लेस देन 30 हो जाता है स्टेज 4th 5th के अंदर आके। लेकिन होता क्या है, क्योंकि किडनी जो है वो अपनी एबिलिटी लॉस कर देती है हाइड्रोजन आयन को एक्सक्रीट करने की बाद में जाकर, लेटर ऑन, बाद में। स्टार्टिंग में तो क्या होता है कि स्टार्टिंग में तो सीधी सी बात है भाई, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो कम हो गया, क्योंकि अब यूरिन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, यूरिन बाहर नहीं जा रहा, तो बॉडी के अंदर यूरिक एसिड बढ़ेगा, बॉडी में एसिड बढ़ेगा, इसलिए स्टार्टिंग में हमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलता है। लेकिन लेटर ऑन जाके, बाद में जाके, एडवांस्ड सीकेडी में होता क्या है कि ये जो हाइड्रोजन आयन को एक्सक्रीट करने की एबिलिटी होती है किडनी, वो भी तो खो देती है। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। दूसरा, बाइकार्बोनेट को रीजेनरेट करने की एबिलिटी वो भी खो देती है। तो भाई हाइड्रोजन आयन अगर बॉडी से बाहर नहीं जाते हैं तो क्या होगा? बॉडी में हाइड्रोजन आयन बढ़ेंगे तो एसिडोसिस की ही कंडीशन होगी, और वो बाइकार्बोनेट को रीजेनरेट नहीं करेगी। बाइकार्बोनेट बेस होता है तो उसको भी रीजेनरेट नहीं करेगी, तो बाइकार्बोनेट बेस है, बेस नहीं बनेगा, तो भी एसिडोसिस की कंडीशन होगी। तो इस वजह से आपको बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलता है। किस वजह से? इन दोनों की वजह से। दूसरा, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है, इस वजह से, इन सभी कंडीशंस की वजह से आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलता है। तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस तो भाई ना अर्ली में होगा ना लेट में होगा, किसी में भी नहीं होगा। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस देखने को मिलेगा ही नहीं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस ही देखने को मिलेगा, एल्कलोसिस देखने को मिलेगा ही नहीं। तो जो क्वेश्चन था ऑप्शंस के हिसाब से भाई आपका आंसर यही जाना चाहिए था, क्योंकि ये तीनों चीजें तो हमें देखने को मिलती हैं। अब ये था थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चंस, थोड़ा सा डिफिकल्ट बोल लो या थोड़ा घुमाने वाला क्वेश्चन था। तो यहाँ पर हम सिर्फ ये कंसेप्ट लगा रहे हैं कि सीकेडी में देखने को क्या नहीं मिलता है। तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस देखने को नहीं मिलता, मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलता है, और ये तीनों तो देखने को मिलते ही हैं, तो इनमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। अगर हम सीधा सीधा एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे तो हमको यही डालना पड़ेगा, क्योंकि ये तीनों तो हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस वजह से आपका जो आंसर है आपको डी डालना पड़ेगा। हालांकि एल्कोलोसिस देखने को नहीं मिलता, चाहे अर्ली हो चाहे एडवांस हो, दोनों में ही एल्कोलोसिस नहीं देखने को मिलेगा, एसिडोसिस ही देखने को मिलेगा। हाइड्रोजन आयन एक्सक्रीट नहीं होंगे तो भी एसिड बढ़ेगा, बाइकार्बोनेट नहीं बनेंगे तभी भी एसिड बढ़ेगा, यूरिक एसिड बढ़ेगा तभी भी एसिड ही बनेगा, तो अल्टीमेटली एसिडोसिस ही देखने को मिलेगा। अब वो चाहे अर्ली हो चाहे वो
लेट हो। कंडीशन आपकी क्या रहेगी, कंडीशन आपकी एसिडोसिस की ही रहेगी। ठीक है भाई, एल्कोलोसिस देखने को नहीं मिलेगा। हाँ जी। तो ऐसे क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ जाते हैं जिसके अंदर आंसर्स जो है वो हमें कुछ समझ नहीं आता हम क्या डालें, तो हमें उसमें ये जाना होता है कि क्या क्या होता है। आप पहले उसको देखो कि भाई कौन कौन सी चीज होती है, फिर जो एक डिफरेंट ऑप्शन लगेगा ना वो आंसर करो। इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने इस तरीके का क्वेश्चन है इसमें डाला था। इन सीकेडी मिनरल बॉन्ड डिसऑर्डर विच कॉम्बिनेशन इज मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, बताइए भाई। मिनरल बॉन्ड डिजीज कौन सा कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, तो भाई कॉम्बिनेशन जाएगा आपका हाई पीटीएच, लो कैल्शियम एंड हाई फोस्फेट। सीकेडी के अंदर पीटीएच ज्यादा होगा, कैल्शियम ऑब्वियसली कमी होता है, फोस्फेट ज्यादा होता है, बॉडी के अंदर फोस्फेट का लेवल बढ़ता है, जैसा अभी मैंने पीछे बताया था। तो वही सारी चीज है। कौन सी मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटी आपको देखने को मिलती है एंड स्टेज किडनी डिजीज पेशेंट के अंदर जो डायलिसिस पे होते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सी मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटी आपको देखने को मिलती है जो कि मोर्टिलिटी रेट भी बढ़ा रही है इन एंड स्टेज किडनी डिजीज वाले पेशेंट के अंदर। मोर्टिलिटी मतलब डेथ रेट, और मोर्बिडिटी मतलब डिजीज रेट, मोर्टिलिटी मतलब डेथ रेट, कि भाई पेशेंट डायलिसिस पे है, उसको एंड स्टेज किडनी डिजीज है, कौन सी ऐसी एबनॉर्मेलिटी है जिसकी वजह से उसका डेथ रेट भी बढ़ता है, बताओ। अनीमिया की वजह से, हाइपरकैलीमिया की वजह से, हाइपर मैग्नीजीमिया की वजह से, या रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस की वजह से, क्या जाएगा आंसर। क्या माइल्ड अनीमिया से मोर्टिलिटी रेट बढ़ेगा, क्या हाइपरकैलीमिया से बढ़ेगा। बहुत ही बढ़िया भाई, आंसर्स आपने लगाना शुरू कर ही दिए हैं, चलो अच्छी बात है भाई। ऑब्वियसली हाइपरकैलीमिया। पोटेशियम, पोटेशियम का जब लेवल बढ़ता है, जब आप डायलिसिस करते हो, तो हाइपरकैलीमिया देखने को मिलता है। सबसे डेंजरस इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर होता है ये, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, किडनी जो है वो पोटेशियम को एक्सक्रीट कर देती है, लेकिन क्योंकि एंड स्टेज किडनी डिजीज है, एंड स्टेज किडनी डिजीज का मतलब होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट लेस देन 10 ml है। बिल्कुल लास्ट स्टेज होती है किडनी फेलियर की, भाई कि यहां तक अगर किडनी फेलियर पहुंच गया है ना, तो अब सिर्फ किडनी ट्रांसप्लांट इज द ओनली ऑप्शन अगर आपको ट्रीटमेंट चाहिए। तो अब एंड स्टेज किडनी डिजीज होती है जिसके अंदर हमारा जीएफआर जो है वो 10 से भी कम हो चुका है। तो अब इसके अंदर बॉडी किडनी जो है वो पोटेशियम रिलीज कर नहीं पाएगी, बॉडी के अंदर पोटेशियम का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ता है, तो सिक्रेशन जो है वो पोटेशियम का बिल्कुल होता ही नहीं है। अब यहाँ पे अगर मान लो किडनी डैमेज हो रही है, हमारे सेल ब्रेकडाउन होंगे, तो मैं पता है सेल के अंदर भी पोटेशियम होता है। पोटेशियम जो है वो एक इंट्रा सेल्यूलर कटायन है, सेल के अंदर पाए जाने वाला कटायन है। जब सेल डैमेज होती है तब भी पोटेशियम बाहर निकलेगा। ऊपर से किडनी का ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो रखा है, इस वजह से भी पोटेशियम बढ़ रहा है, तो बॉडी के अंदर हाइपरकैलीमिया देखने को मिलता है, और ये सबसे डेंजरस साइन होता है। हाइपरकैलीमिया देखने को मिलेगा एंड दिस इज द मोस्ट डेंजरस साइन। प्रेफर्ड वस्कुलर एक्सेस फॉर लॉन्ग टर्म हेमोडायलिसिस, हेमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाए थे, लास्ट क्लास में। तो हेमोडायलिसिस जो होता है उसके अंदर हम हेमोडायलिसिस जो हम करते हैं, तो मोस्ट एक्सेस साइट कहाँ से करते हैं, टेम्पोरल फिमोरल कैथेटर से डायलिसिस करेंगे, टेनर्ड जुगुलर कैथेटर से करेंगे, एवी फिस्टुला से करेंगे, या फिर एवी ग्राफ्ट से करेंगे। कहाँ से करेंगे डायलिसिस, बताओ। तो मैंने तुम्हें फिस्टुला के बारे में बताया था, आर्टीरियोवेनस फिस्टुला बनाया जाता है, वहीं से डायलिसिस करी जाती है। बिल्कुल, तो आंसर जाएगा क्या आपका, आर्टीरियोवेनस फिस्टुला। ये हेमोडायलिसिस के लिए सबसे बेस्ट, सबसे प्रेफर्ड साइट जो है यही है, एवी फिस्टुला बनाया जाता है। विच फाइंडिंग इज मोस्ट सजेस्टिव ऑफ एक्यूट एंटीबॉडी मेडिएटेड रिजेक्शन आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट। अब ये बात आ गई है भाई आपकी रिजेक्शन की, तो कौन सी फाइंडिंग है इसमें से जो ये सजेस्ट कर रही है कि किडनी ट्रांसप्लांट हो, जो किडनी ट्रांसप्लांट तुमने किया था उसके बाद में एक्यूट एंटीबॉडी मेडिएटेड रिजेक्शन हो चुका है। अब रिजेक्शन भी कई प्रकार के होते हैं जो मैं तुम्हें भी बताऊंगी। चलो भाई, पहले तुम इसका आंसर करो, फिर मैं तुम्हें रिजेक्शंस भी बताती हूँ।
बताओ। एक्यूट एंटीबॉडी मेडिएटेड रिजेक्शन आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट, इंटरस्टिशियल फिब्रोसिस एंड ट्यूबुलर एट्रोफी, CD4 पॉजिटिविटी इन पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। कैसे पता चलेगा कि भाई हमारी जो है किडनी ट्रांसप्लांट जो है वो रिजेक्ट हो गया? CD4 पॉजिटिविटी इन पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। कैसे? तो भाई जो हमारा ये एंटीबॉडी मेडिएटेड रिजेक्शन होता है इसको हम बोलते हैं ह्यूमोरल रिजेक्शन। अब इसमें क्या होता है, जिस डोनर ने हमें किडनी दी थी उसकी एंटीबॉडीज ने, मतलब सॉरी, जैसे कि हम है, हाँ जी, तो मेरी बॉडी की एंटीबॉडीज ने जो किडनी ट्रांसप्लांट करी थी उस पर अटैक कर दिया। डोनर स्पेसिफिक एंटीबॉडीज अटैक द ट्रांसप्लांटेड किडनी। डोनर की एंटीबॉडीज ने जो किडनी ट्रांसप्लांट करी है उसके ऊपर अटैक कर दिया। तो इसकी वजह से हमारे जो ये अपना CD4 सेल्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट होते हैं। ये बाइंड करेंगे आपके एंडोथेलियल सरफेसेस के साथ, वहां स्टे करेंगे और एक्ट करेंगे एज अ परमानेंट फुटप्रिंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन। फुटप्रिंट की तरह काम करते हैं। CD4 पॉजिटिविटी इन पेरिट्यूबल कैपिलरीज मोस्ट स्पेसिफिक मार्कर। तो CD4 आपको बेसिकली CD4 सेल्स आपको देखने को मिलते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर। CD4 सेल्स देखने को मिलते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर, ये याद रखना। CD4 सेल्स इन पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में आपको ये देखने को मिलते हैं। Which drug is most commonly associated with nephrotoxicity in kidney transplant patient? किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट के अंदर इनमें से कौन सी ड्रग है जो नेफ्रोटॉक्सिक होती है? माइकोफिनोलेट, मॉफिटिल, एजाथियोप्रिन, टेक्रोलिमस या प्रेडनिसोलोन? बताओ भाई, आंसर करिए फटाफट से, कौन सी ड्रग होगी? चलो भाई, बहुत ही बढ़िया। तो कौन सी ड्रग है भाई? ड्रग जाएगी आपको टेक्रोलाइमस। ये नेफ्रोटॉक्सिक होती है किडनी ट्रांसप्लांटेड पेशेंट के लिए, टेक्रोलाइमस ड्रग। अब बात करते हैं अलग अलग टाइप। अब मैं इस थोड़ी सी एंड हो रहा है सिस्टम, तो थोड़ी सी मैं तुम्हें इसकी थ्योरी पढ़ा रही हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान देना। अभी लास्ट टॉपिक है रिजेक्शन का, फिर रिजेक्शन की थ्योरी पढ़ा के किडनी ट्रांसप्लांट की 5 स्टेजेस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बताऊंगी। हाइपर एक्यूट रिजेक्शन टिपिकली अकर ड्यू टू। हाइपर एक्यूट रिजेक्शन क्यों होता है अभी बताऊंगी। हाइपर एक्यूट रिजेक्शन होता क्या है, पहले बात करते हैं कि क्यों होता है हाइपर एक्यूट रिजेक्शन। बताओ। परफॉर्म डोनर स्पेसिफिक एंटीबॉडीज, टी सेल एक्टिवेशन, क्रॉनिक एलोइम्यून इंजरी या डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से। व्हाट इज द रीजन ऑफ हाइपर एक्यूट रिजेक्शन? A, B, C या D? तो हाइपर एक्यूट रिजेक्शन जो होता है भाई वो होता है डोनर स्पेसिफिक एंटीबॉडीज की वजह से। डोनर स्पेसिफिक एंटीबॉडीज की वजह से होता है। अब ध्यान से सुनो, 3 तरीके के रिजेक्शंस होते हैं, हाइपर एक्यूट, एक्यूट एंड क्रॉनिक। हाइपर एक्यूट, एक्यूट एंड क्रॉनिक 3 टाइप के रिजेक्शंस होते हैं, पहली बात। दूसरी बात फिर आती है भाई कि भाई हाइपर एक्यूट रिजेक्शन क्या होता है। हाइपर एक्यूट रिजेक्शन होता है जब आपने किडनी ट्रांसप्लांट करी और करते ही कुछ मिनट से लेकर के कुछ घंटों के अंदर किडनी रिजेक्ट हो गई, तो इसको बोलते हैं हाइपर एक्यूट, यानी बहुत जल्दी किडनी रिजेक्ट हो गई। एक्यूट में भी थोड़ा सा समय लगता है, बट हाइपर एक्यूट मतलब बहुत जल्दी किडनी रिजेक्ट हो जाती है। तो मिनट्स टू आवर आफ्टर ट्रांसप्लांट, ट्रांसप्लांट करने के कुछ मिनट से कुछ घंटे में किडनी अगर फेल हो जाती है उसको हम बोलते हैं हाइपर एक्यूट रिजेक्शन। फिर बात करते हैं एक्यूट, जब 1 से 6 महीने में किडनी रिजेक्ट होती है, थोड़ा सा पहले भी 1 से 6 महीने में कभी भी रिजेक्ट हो सकती है, तो उसको हम बोलते हैं एक्यूट रिजेक्शन। एक्यूट रिजेक्शन, टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो डोनर किडनी पे अटैक कर देते हैं, जो रिसिपिएंट के, यानी मेरे अंदर किडनी ट्रांसप्लांट किया, मेरे टी लिम्फोसाइट सेल क्या करेंगे, जो हम किडनी मेरे में ट्रांसप्लांट की गई है उस पर अटैक कर देते हैं।
तो रिसिपिएंट के टी लिम्फोसाइट्स जो है वो डोनर किडनी पे अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि टी लिम्फोसाइट अपना किडनी जो है वो फेल हो जाती है। रिसिपिएंट के जो हमारे है वो डोनर किडनी पे अटैक कर देते हैं। क्रॉनिक रिजेक्शन जो कुछ महीनों से कई सालों के अंदर होता है, इसमें ये भी आपका टी सेल मेडिएटेड होता है। ठीक है, हमारे जो टी सेल्स है वो अटैक कर देते हैं। इसके अंदर भी टी सेल भी हो सकता है, एंटीबॉडी मेडिएटेड भी हो सकता है, मिक्स भी हो सकता है, मतलब कोई भी रीजन हो सकता है इसका। तो क्रॉनिक रिजेक्शन का मतलब होता है कि किडनी जो है वो बेसिकली कई साल लग जाते हैं। और जब भी हम इस तरीके के ट्रांसप्लांट करते हैं ना, तो पेशेंट को स्टेरॉइड्स पे रहना पड़ता है ताकि फेलियर ना हो। तो काफी लंबे टाइम तक इनके स्टेरॉइड्स भी चलते हैं फेलियर्स को अवॉइड करने के लिए। फिर हम बात करते हैं किडनी फेलियर की स्टेजेस की। तो भाई किडनी फेलियर की है 5 स्टेजेस। एक सेकेंड, तो 5 स्टेजेस होती है किडनी फेलियर की। सबसे फर्स्ट स्टेज, किडनी डैमेज हुई है लेकिन उसके जो अभी फंक्शंस जो है वो नॉर्मली कर सकती है। अच्छा, किडनी फेलियर की जो स्टेजेस है ना वो हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट से डिफरेंशिएट करते हैं। जब हमारा जो जीएफआर है वो लेस देन 90 हो जाता है, लेस देन 90 ml पर मिनट, तो ये होती है आपकी स्टेज 1। स्टेज 1 में जीएफआर लेस देन 90 ml पर मिनट हो जाता है। यहां पर हमारी किडनी जो है वो नॉर्मली फंक्शनिंग कर रही होती है, लेकिन कुछ किडनी डैमेज के एविडेंस आपको देखने को मिलेंगे। किडनी इज स्टिल फंक्शनिंग नॉर्मल, बट देयर इज सम साइंस ऑफ डैमेज। डैमेज के थोड़े बहुत साइन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। किडनी अभी भी नॉर्मली काम कर रही है। जैसे कि क्या साइन देखने को मिल सकते हैं? स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज देखने को मिल सकती है, या फिर प्रोटीन यूरिया देखने को मिल सकता है। तो ये होती है आपकी फर्स्ट स्टेज, जिसमें जीएफआर जो है वो लेस देन 90 होता है। किडनी अभी भी नॉर्मली काम कर रही होती है, लेकिन उसमें कुछ साइंस आपको देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, सिम्टम्स यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेंगे, सिम्टम्स यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलते हैं। सिम्टम्स नन, सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये है आपकी फर्स्ट स्टेज, अगर लिखना है तो लिख लो। फिर आती है आपकी सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज होती है, अच्छा फर्स्ट स्टेज को हम क्या बोलेंगे? किडनी डैमेज विद नॉर्मल और हाई फंक्शन। किडनी डैमेज विद नॉर्मल और हाई फंक्शन। सेकेंड स्टेज जो होती है उसको हम बोलते हैं माइल्ड लॉस ऑफ किडनी फंक्शन। सेकेंड स्टेज में क्या होगा? माइल्ड लॉस ऑफ किडनी फंक्शन। अब इसमें क्या क्या फाइंडिंग्स देखने को मिलेगी? जीएफआर कितना हो जाएगा सेकेंड स्टेज में? सेकेंड स्टेज में जीएफआर कितना होगा? फर्स्ट स्टेज में तो भाई लेस देन 90 ml हो गया, सेकेंड स्टेज में जीएफआर कितना होगा? सीधा सीधा क्वेश्चन में जीएफआर ही लिखा होता है और आपको पहचानना होता है कौन सी स्टेज है। बिल्कुल, तो सेकेंड स्टेज में हो जाता है 60 to 89 ml पर मिनट। 60 to 89 ml। अब यहां पे हमारे किडनी के जो फंक्शंस होते हैं वो थोड़ा सा डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाते हैं, और इसमें किडनी डैमेज के और भी साइंस देखने को मिलते हैं, पर बहुत ज्यादा यहां पर भी देखने को नहीं मिलते। ठीक है, तो में डिक्लाइन इन किडनी फंक्शन, किडनी के फंक्शंस जो है वो यहां पे डिक्लाइन हो सकते हैं, और अदर साइंस देखने को मिलेंगे। साइंस देखेंगे लेकिन, है ना, अदर साइंस ऑफ किडनी डैमेज।
तो अदर साइंस देखने को मिलेंगे किडनी डैमेज के। सिम्टम्स कुछ नहीं होते, माइल्ड हाइपरटेंशन हो सकता है, माइल्ड हाइपरटेंशन हो सकता है, बाकी कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं इसके अंदर भी, सेकंड स्टेज के अंदर। लिख लो एक बार फटाफट, लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लो फटाफट। कोई नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना फिर, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट आती है आपके पास स्टेज 3। स्टेज 3 इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं मॉडरेट किडनी फंक्शन लॉस। इसमें आपका होगा मॉडरेट किडनी फंक्शन लॉस। अब इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा भाई? सबसे पहले ये जो आपकी थर्ड स्टेज होती है ना, ये 2 स्टेजेस में डिवाइड होती है। इसमें आएगी आपकी स्टेज 3A एंड स्टेज 3B, 2 चीजें आएंगी। अब 3A में आपका GFR होता है 45 से 59, 45 से 59, और स्टेज 3B में 30 से 44, 30 से 44। अगर डायरेक्टली पूछो भाई थर्ड स्टेज में कितना GFR होता है, तो कितना बोलोगे? 30 से 59। तो ये रेंज आप देख लेना। अब ये वो स्टेज है भाई जिसके अंदर हमारी बॉडी में वेस्ट बिल्डअप हो जाता है, क्योंकि GFR काफी कम हो गया है। वेस्ट बिल्डअप इन बॉडी, GFR का मतलब तो समझ गया ना तुम, पहली क्लास में बता दिया था। ये जो फिल्टर होता है हमारे ग्लोमेरुलस से, तो ये होता है फिल्ट्रेशन रेट। तो इतना कम GFR होने के बाद हमारी बॉडी में वेस्ट इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, और जब हमारी बॉडी में वेस्ट इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा तो सिम्टम्स भी आने लग जाएंगे। तो यहाँ पे आपको सिम्टम्स भी आने लग जाते हैं। क्या क्या सिम्टम्स आते हैं? वेस्ट बिल्डअप होने की वजह से हाथों में पैरों में स्वेलिंग देखने को मिलती है, स्वेलिंग इन हैंड एंड फीट, या मैं बोलूं फ्लूइड बिल्डअप होने की वजह से, क्योंकि अब यहाँ पे यूरिन आउटपुट हो जाता है कम, जिसकी वजह से वेस्ट बॉडी से बाहर जाएगा नहीं, बॉडी में फ्लूइड बिल्डअप होगा, तो वो कहीं कहीं जाके जमा होगा, तो स्वेलिंग एडिमा देखने को मिलेगा। और साथ में इसमें हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। और क्योंकि किडनी का काम था एरिथ्रोपोइटिन, अब किडनी के जितने भी नॉर्मल फंक्शन थे वो कुछ नहीं हो पाएंगे, तो किडनी का काम था एरिथ्रोपोइटिन रिलीज करना, नहीं हो पाएगा, तो अनीमिया देखने को मिलेगा। और वेस्ट बिल्डअप की वजह से फटीग, थकावट रहेगी इंसान के अंदर। बिल्कुल, तो ये आपके कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं थर्ड स्टेज के अंदर। फिर आती है आपकी स्टेज 4, सिवियर किडनी फंक्शन लॉस। यहां पे होते हैं आपके सिवियर किडनी फंक्शन लॉस। अब यहां GFR कितना होगा बताओ? यहां पे GFR आपका कितना हो जाएगा? तो पिछले से वो देख लो ना, रीडिंग पिछला कितना था, उससे तो कम ही होगा ना। तो यहां पे हो जाता है आपका लगभग GFR 15 से 29 ml पर मिनट। मतलब किडनीज आर सिवियरली डैमेज्ड। किडनीज, या अगर एक किडनी है तो किडनीज जो है वो सिवियरली डैमेज्ड है। किडनीज आर सिवियरली डैमेज्ड। तो क्या क्या सिम्टम्स आएंगे अब यहाँ पे? अब यहाँ पे तो भाई बॉडी में और भी ज्यादा फ्लूइड बिल्डअप होगा ना, तो यहाँ लिख रही हूँ इसके सिम्टम्स। तो भाई यहाँ पर भी आपको सिवियर फटीग तो चलो देखने को मिलेगा ही, स्वेलिंग, परसिस्टेंट स्वेलिंग, स्वेलिंग जाएगी ही नहीं, स्वेलिंग जाएगी ही नहीं, बहुत ज्यादा स्वेलिंग रहेगी क्योंकि फ्लूइड बिल्डअप हो रहा है। नोजिया, वॉमिटिंग होगा, बिल्कुल। कैल्शियम की कमी होगी जिसकी वजह से बोन डिजीज भी देखने को मिल सकती है। नंबनेस रहेगी, लॉस ऑफ एपेटाइटिस, भूख नहीं लगेगी, लॉस ऑफ एपेटाइट, नंबनेस रहेगी, या बोलते हैं टिंगलिंग सेंसेशन होगी।
अब इसमें यहाँ ये वो वाली स्टेज है जहां पर आपको डायलिसिस या फिर ट्रांसप्लांट के लिए प्लान करना पड़ेगा। तो प्रिपेयर पेशेंट फॉर डायलिसिस एंड ट्रांसप्लांट। दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना? प्रिपेयर पेशेंट फॉर डायलिसिस या फिर ट्रांसप्लांट। डायलिसिस या फिर ट्रांसप्लांट के लिए यहां पर आपको पेशेंट को प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये होती है फोर्थ स्टेज। फिर आती है लास्ट आपकी स्टेज 5। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो स्टेज 5। अब ये कौन सी स्टेज है भाई? इसको हम बोलते हैं एंड स्टेज किडनी डिजीज, किडनी फेलियर, एंड स्टेज किडनी डिजीज। अब यहाँ पे जीएफआर कितना हो जाएगा? लेस देन 15। लेस देन 15 ml हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ किडनी काम नहीं कर रही है। यहाँ पे आपको फिर सिवियर फटीग देखने को मिलेगा सिम्टम्स में। और क्या देखने को मिलेगा? वेस्ट बिल्डअप होने की वजह से इचिंग होगी, मसल क्रैम्प हो गए, सांस लेने में तकलीफ होगी, यूरिन आउटपुट होगा ही नहीं, या तो बहुत ही लिटिल होगा या फिर कोई यूरिन नहीं होगा, डिज्निया होगा, सांस लेने में तकलीफ होगी, मसल क्रैम्प्स होंगे। यहाँ पे आपको किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है फिर, या फिर डेली डायलिसिस करानी पड़ती है, या फिर डेली डायलिसिस करानी पड़ती है। तो ये है भी आपकी स्टेज 5। ले लो इसका भी स्क्रीनशॉट। और फिर एक छोटी सी चीज और रह गई जहां से कि एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे कौन कौन से साइंस हैं जो आपको ये बताते हैं कि आपकी किडनीज काम नहीं कर रही है? ये भी तो पता होना चाहिए। क्यों हमें कोई भी चीज स्टेज 4 पे ही जाके पता करनी है? पहले भी पता कर सकते हैं। तो कौन कौन से ऐसे साइंस हैं जो ये बताएंगे कि किडनीज जो है वो ढंग से काम नहीं कर रही है? किडनी का काम है यूरिन की फॉर्मेशन करना, तो सबसे पहले तो यही काम वो नहीं कर पाएगी। तो यूरिनेशन में चेंजेस देखने को मिलेंगे। सबसे पहले चेंज इन यूरिनेशन, यूरिनेशन में चेंजेस देखने को मिलेंगे। क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे? यूरिन कम आएगा, या नाइट टाइम में ज्यादा आएगा, या फिर जो यूरिन है या तो वो फॉमी या बबली यूरिन आएगा, जो ये इंडिकेट करेगा कि प्रोटीन है यूरिन के अंदर। डार्क कलर का यूरिन आएगा, यूरिन में ब्लड भी आ सकता है, यूरिन पास करने में डिफिकल्टी भी हो सकती है। तो ये सारे साइंस जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि लेस यूरिन हो गया है, प्रोटीन यूरिया, जिसमें आपका प्रोटीन यूरिया को आइडेंटिफाई करते हैं, फोमी या फिर बबली यूरिन आता है, फोमी बिल्कुल, या बबली यूरिन आता है। डार्क कलर का रहेगा यूरिन, और डिफिकल्टी होती है यूरिन एक्सक्रीट करने में। और सिम्टम्स क्या आएंगे भाई? स्वेलिंग, स्वेलिंग, एडीमा, क्योंकि किडनी एक्स्ट्रा फ्लूइड बाहर नहीं निकाल पा रही है। एडीमा, किडनी, क्योंकि किडनी फेल हो गई, किडनी का काम है यूरिन की फॉर्मेशन करना, तो कांट रिमूव एक्स्ट्रा फ्लूइड। तो किडनी भाई एक्स्ट्रा फ्लूइड को बाहर ही नहीं निकाल पाएगी, जिसकी वजह से स्वेलिंग देखने को मिलेगी। कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी? सबसे पहले फीट में और एंकल्स में देखने को मिलती है। फीट में और एंकल्स में सबसे ज्यादा स्वेलिंग देखने को मिलती है। उसके अलावा लेग्स में, हैंड्स में, आंखों के आसपास, लेग्स, हैंड्स, अराउंड आईज आपको देखने को मिलेगा। और क्या सिम्टम्स आएंगे? फटीग एंड वीकनेस। क्यों?
अनीमिया है ना पेशेंट को, फटीग एंड वीकनेस, किस वजह से? अनीमिया की वजह से, क्योंकि किडनी का काम है एरिथ्रोपोइटिन रिलीज करना। एरिथ्रोपोइटिन रिलीज नहीं होगा, आरबीसी की फॉर्मेशन नहीं होगी, अनीमिया देखने को मिलेगा। अनीमिया ड्यू टू रिड्यूस्ड एरिथ्रोपोइटिन, एरिथ्रोपोइटिन का लेवल कम होगा जिसकी वजह से अनीमिया देखने को मिलेगा। तो इसमें पेशेंट को फिर बहुत ज्यादा फटीग और टाइटनेस, बहुत लो एनर्जी लगेगी, कई बार तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी देखने को मिल सकता है। और क्या सिम्टम्स आएंगे? नोजिया वॉमिटिंग, क्यों होगा नोजिया वॉमिटिंग? कारण है एक, वेस्ट बिल्डअप होगा, इस वजह से बॉडी में वेस्ट बिल्डअप होगा, जैसे कि यूरीमिया, ब्लड में यूरिया बढ़ेगा, तो उस वजह से नोजिया वॉमिटिंग देखने को मिलेगा। और यूरीमिया जब ब्लड में बढ़ता है ना, तो आपको मेटेलिक टेस्ट आता है मुंह में, मेटेलिक टेस्ट आपको देखने को मिलता है। ले लो अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो। उसके अलावा लॉस ऑफ एपेटाइट भी होता है इसके साथ साथ में ही। और क्या सिम्टम्स आएंगे? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, क्यों? एक्स्ट्रा फ्लूइड जाएगा लंग्स के अंदर, इस वजह से एक्स्ट्रा फ्लूइड जाएगा लंग्स में, या फिर अनीमिया की वजह से भी हो सकता है। और क्या होगा? इचिंग, स्किन में इचिंग होगी, क्यों होगी इचिंग स्किन में? यूरीमिया की वजह से, क्योंकि जो एक्सेसिव यूरिया होता है वो स्किन के नीचे इकट्ठा हो जाता है। वेस्ट एक्यूमुलेट अंडर स्किन, वेस्ट जो होता है वो स्किन के नीचे एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से इचिंग देखने को मिलती है, सिवियर इचिंग देखने को मिलती है। बिल्कुल। और बताओ। अच्छा, किडनी जो है विटामिन डी बनाती है, जिसकी वजह से विटामिन डी जो है वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है। तो अब किडनी विटामिन डी बनाएगी नहीं, एक्टिवेट नहीं करेगी, तो विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं होगा। विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं होगा तो बॉडी में हाइपोकैल्सीमिया होगा। हाइपोकैल्सीमिया नहीं होगा, हाइपोकैल्सीमिया होगा, इसीलिए सिम्टम्स आएंगे मसल क्रैम्प्स और ट्विचिंग। किस वजह से? हाइपोकैल्सीमिया की वजह से। तो हम सीधा सीधा अगर लिखें, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, यहाँ कैल्शियम कम हो रहा है, सोडियम ऊपर नीचे हो रहा है, पोटेशियम बढ़ रहा है बॉडी में, तो इन सब की वजह से मसल क्रैम्प एंड ट्विचिंग देखने को मिलती है। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा भाई, इतना इंपॉर्टेंट सिम्टम, हाई ब्लड प्रेशर, क्यों? बॉडी में फ्लूइड बिल्डअप हो रहा है, बीपी भी तो बढ़ेगा। चेस्ट पेन भी देखने को मिलता है, क्योंकि हार्ट के आसपास में भी फ्लूइड बिल्डअप हो जाता है, फ्लूइड बिल्डअप अराउंड हार्ट। अब भाई एक्सेस फ्लूइड है बॉडी में, तो कहाँ हर जगह जाएगा वो, तो चेस्ट पेन भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो भाई ये सारे सिम्टम्स हैं जो कि आपको देखने को मिलते हैं, इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट। और वेट गेन भी होता है पेशेंट में, क्योंकि बॉडी में फ्लूइड बिल्डअप होता है, तो फ्लूइड बिल्डअप होने की वजह से वेट गेन भी होता है। ले लो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक। चलो, अब एक लास्ट चीज मैं आपको ये बता देती हूँ
ऐसे कौन से सिम्टम्स आएंगे जिसको हम बोलते हैं रेड फ्लैग, या मैं सीधी सीधी बात करूं कि आपको इमीडिएटली डॉक्टर की हेल्प लेनी चाहिए। अगर यूरिन आउटपुट नहीं आ रहा है तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर से कंसर्न करना चाहिए। सिवियर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, सिवियर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, इमीडिएटली डॉक्टर से कंसर्न करना होता है। चेस्ट पेन है, कंफ्यूजन हो रही है, बहुत कुछ समझ नहीं आ रहा है, या बहुत ज्यादा ड्राउजीनेस फील हो रही है, स्वेलिंग जो कि वर्स होती जा रही है, स्वेलिंग जो कि रैपिडली वर्स हो रही है, या वेट गेन हो रहा है सडनली, क्योंकि फ्लूइड से वेट गेन होता है। मतलब कि आप ये देख लो 24 घंटे में 2 किलो से ज्यादा वेट गेन हो गया है। वैसे इतना तो नहीं होता है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा वेट गेन हो रहा है तो इन सभी केसेस में आपको इमीडिएट कंसल्ट करना होता है। ठीक है, चलो भाई, तो ये हमारा यहाँ पे रीनल सिस्टम हो गया है कंप्लीट। जो इंपॉर्टेंट चीजें थी बाकी मैंने वो आपको लिखवा दी है। तो इसी तरीके से अगर आप अपना सिलेबस हमारे साथ करना चाहते हो, आपको गाइडेंस की जरूरत है, आप तैयारी करने बैठे हो बट आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कहाँ से शुरू करें, या आपके पास कंटेंट ही नहीं है कि यार पढ़ना तो है पर मेरे पास कंटेंट नहीं है, किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट है, हम आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो आप हमारे साथ हमारे बैचेस में इनरोल कर सकते हैं। इनरोल करने के लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है गूगल पे और आपको सर्च करना है अड्डा 24/7। सबसे ऊपर वाली वेबसाइट जो होगी आपको उस पर क्लिक करना है, इधर ऑल कोर्सेज पर जाना है और इधर नीचे नर्सिंग पे जाओगे। जैसे ही नर्सिंग पे जाओगे आपको यहाँ पर सारे बैचेस शो हो जाएंगे। अब दो चीजें हैं, या तो आप जिस पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप उस बैच में एनरोल कर लो, या फिर अगर ऐसा है आपको पता है बहुत सारी वैकेंसीज जो है वो आने वाली है, आती रहती हैं, आएंगी, निकली हुई है, तो कितने बैचेस में एनरोल करोगे, इससे अच्छा है अपना एक ही बैच ले लो, नर्सिंग महापैक, जो सबसे ऊपर तुम्हें दिखेगा नर्सिंग महापैक। इस बैच की खासियत यह है कि इस बैच के अंदर आपके सारे एग्जाम्स इंक्लूडेड हैं, जो आ चुके हैं, जो आने वाले हैं, सब कुछ इंक्लूडेड है। 1 पैक फॉर ऑल नर्सिंग एग्जाम, एक ही पैक है सभी नर्सिंग एग्जाम के लिए। तो उसके लिए आपको करना है, आपको प्राइस शो हो रहा है, आप यहां से बाय नाउ करना, और जैसे कि आप प्राइस देख रहे हो 3635 शो हो रहा है, आप यहाँ पे एक कूपन कोड लगा देना YT05। तो जो भी प्राइस शो हो रहा होगा उसमें आपको एक्स्ट्रा 2% ऑफ मिल जाएगा। तो YT05 जैसे ही लगाओगे आपको एक्स्ट्रा 2% ऑफ आपको प्राइस में मिल जाएगा। जो भी प्राइस आपको शो हो रहा होगा उसमें आपको ऑफ मिल जाएगा। तो याद रखना, किसी भी बैच में इनरोल करना हो तो कूपन कोड लगा सकते हो YT05, इससे आपको एक्स्ट्रा 2% ऑफ मिल जाता है। इन बैचेस के अंदर आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती है, पीडीएफ नोट्स मिलते हैं, टेस्ट सीरीज मिलती है, मेंटोरशिप मिलती है, यूट्यूब पे एमसीक्यू सेशंस करवाए जाते हैं जिसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाती है, प्रॉपर गाइडेंस दी जाती है, जिस लैंग्वेज में आपको पढ़ना पसंद है उस लैंग्वेज में आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की जाती है। तो बेसिकली सारी चीजें आपको इसमें प्रोवाइड करने की हम पूरी तरीके से कोशिश करते हैं। तो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हो। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी इशू है, तो आप कॉल पे भी बात कर सकते हो, जिसके लिए मैं आपको नंबर बता देती हूँ। तो बैचेस में अगर इनरोल करना है और कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो 9240231061। आप इस पे भी कॉल करके बात कर सकते हो। तो इनरोल करने के लिए कूपन कोड लगाना मत भूलना फॉर द एक्स्ट्रा डिस्काउंट। थैंक यू सो मच।